पुलिस की माने तो आफताब लगातार बयान बदल रहा है और शक है कि वो कई बातों को छिपा रहा है। रोड़ी कोर्ट ने पहले ही नार्को टेस्ट की मंजूरी दी है। इधर मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में श्रद्धा के सिर की तलाश हो रही है। आफताब ने क्या नशे में श्रद्धा कत्ल किया? पुलिस को आफताब के तार जो हैं वो अलग अलग जगह से जोड़ते हुए मिल रहे हैं, जिसमें ड्रग्स रैकेट का भी जिक्र है और इसीलिए पुलिस हिमाचल के तोश गांव में जांच कर रही है। ड्रग्स के लिए ये गांव बदनाम है। श्रद्धा आफताब तोश में रुके थे। पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है क्या ड्रग्स की लत के साथ आफताब ड्रग तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी कहानी है वो ये कि आज नार्को टेस्ट होने वाला है और नार्को टेस्ट में वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। पुलिस ये मान रही है कि आफताब बहुत कुछ छिपा रहा है और नार्को टेस्ट के जरिए वो तमाम सच्चाइयां जो अब तक छिपी हुई हैं वो आ सकती हैं सामने। तो आज आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और सबकी दिलचस्पी ये जानने या समझने में है कि नार्को कैसे किन हालात में होता है। इससे पहले मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास चलते हैं। एक बड़ी खबर उनके पास है। अरविंद, क्या जानकारियां निकल कर आई हैं इस आफताब श्रद्धा मर्डर केस को लेकर? में क्या नार्को टेस्ट की अहमियत है अदालत में? नार्को टेस्ट से पुलिस को हेल्प मिलेगी जी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इससे हेल्प मिलती है, लेकिन क्या अदालत में इसकी हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलेगी इसकी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या अब तक श्रद्धा केस में जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, क्या वो जांच के लिए आपके पास पहुंचे हैं? ये विषय अभी कॉन्फिडेंशियल है, अभी ये पुलिस वाले ही बता पाएंगे आपको इस बारे में। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपने इस केस को बारीकी से देखा होगा। शुरुआत में ही एफएसएल की टीम पहुंची थी। मेरा ये सवाल है कि क्या आफताब से जानने की कोशिश पुलिस या एफएसएल की टीमें करेंगी जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा? क्योंकि वारदात को तो 6 महीने हो चुके हैं, मर्डर को, तो ऐसे में फॉरेंसिक एविडेंस की तो अहमियत है ही। तो क्या जानने की विशेष कोशिश? बिल्कुल हेल्प मिलेगी। हमारी फॉरेंसिक साइंस में इस तरह के प्रोविजन है कि इस तरह की जांच अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफ़ी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है और पिछले 2 दिन से इस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। पर इसमें कुछ करने में टाइम लगता है, वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं नार्को टेस्ट के पहले, वो बता दें। कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इस तरह के कुछ पैरामीटर हैं, वो जल्दी ही होने लगेंगे और इस पर हमारा काम चल रहा है। मैं फिर ये अगर सर हैं उनसे भी, और आपकी टीम है, ये पूरी टीम जरा दिखाइए कि ये वो टीम है जो पूरा जो श्रद्धा केस है उसको मॉनिटर करेगी। एफएसएल की टीम आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ मौजूद है। मौका वारदात पर ये टीम और टीम से जुड़े लोग आफताब के साथ उस फ्लैट पे भी पहुंचे थे, वहां पर भी पहुंचे थे जहां से बोन्स रिकवर हुए थे। तो बहुत ज़्यादा अहमियत इस बात की है। और अभी अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये कहा है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दरअसल नार्को टेस्ट के पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो पैरामीटर क्या? कुछ मेडिकल चेकअप्स हैं या साइकोलॉजिकल बिहेवियर जानने की कोशिश की जाएगी, तो वो पैरामीटर्स पे काम शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम इसको जल्दी ही करेंगे। जी ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज जैसा हमने आपको बताया, आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और हर इंसान की दिलचस्पी ये जानने में, समझने में है कि नार्को कैसे और किन हालात में होता है। तो हम आपको सीधे नोएडा के विनायक अस्पताल ले चलते हैं और यहां पर हमने डेमो के लिए एक सेटअप बनाया है जहां पर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और वो समझाएंगे कि नार्को कैसे होता है और आफताब से कैसे सवाल होंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। आशुतोष, जरा एक्सपर्ट्स के साथ ये डेमो हमें दिखाइए दर्शकों को कि नार्को कैसे होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी पूरी एबीसीडी नार्को की जो है वो आज तक के दर्शकों को समझाइए आप।
शुक्रिया शुभांकर और तमाम आज तक के उन दर्शकों के लिए जो ये खबर लगातार देख रहे हैं। एक बार्बरिक हत्याकांड और उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए साइंटिफिक एवेल्युएशन जो कि नार्को टेस्ट होगा, वो क्या है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। मेरे साथ इस विनायक अस्पताल में डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का पूरा पैनल है। वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जो कि एमडी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि आखिर आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। उसके साथ हमारे पास यहां पर इस विशेष वार्ड में हमने एक डमी भी रखा है। आमतौर पर जब तस्वीरें, जो आपने अगर याद हो कि कसाब की जो नार्को की वीडियो आई थी, लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर अनुज त्रिपाठी हैं जो कि एनेस्थीसिस्ट हैं, यानी ये एनेस्थीसिया देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वार्ड में हम यहां पर हैं, ये समझाने के लिए आम भाषा में कि आखिर नार्को टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। वेद जी, पहले तो पुलिस के नजरिए से कि नार्को टेस्ट जरूरी क्यों है। अगर आरोपी ने, जहां की श्रद्धा केस की बात है, आपने देखा है नजदीक से कि आरोपी ने सब अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रुथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल है, वो जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाएं, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। उन सवालों पर आते हैं डॉक्टर सौरभ। जब भी नार्को होगा, एक स्थावस्था होनी चाहिए हेल्थ की। अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं फैसल को, कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां होती हैं नार्को टेस्ट से पहले। किस तरह की तैयारियां होती हैं जिसके पहले कि आरोपी का इस तरह का टेस्ट किया जाए? देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका शरीर किसी रिस्क पे आ जाए उन्हें एनेस्थेटिक एजेंट्स एडमिनिस्टर करने के दौरान। तो यही वो प्री नार्कोटिक चेकअप होता है जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, पेशेंट को हम सेफली वो एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज त्रिपाठी। हमें ये बताइए कि ये लीजिए माइक आप लें अपने पास। मुझे ये समझाइए कि एनेस्थीसिया शरीर में क्या काम करता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि सर्जरी होती है, सुन्न करने के लिए लगा दिया जाता है ताकि उस शरीर के हिस्से पर दर्द ना हो। एनेस्थीसिया नार्को टेस्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है? नार्को टेस्ट, जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि जो केस के कारण नार्को एनालिसिस हम कर रहे हैं, एसीपी जी ने आपको बताया नार्को टेस्ट हम कर रहे हैं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को हम देते हैं या फिर किसी भी बंदे पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें रहती हैं। एक तो हम उसको पेन से निजात दिलाते हैं, एक उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब बात आती है, अब यहां शुरू होता है काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। डॉक्टर पुनीत, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नार्को टेस्ट में क्या होती है और ऐसे कौन से वो मानसिक अवस्था में वो होता है ताकि वो आपके सवालों को सुन पाए और उसका जवाब दे पाए? जब ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता है और वो सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही जवाब देता है जो है। क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है और वो आराम से सब जवाब दे पाता है।
अवस्था में है जी। तो हम आमतौर पर जब बात कर रहे हैं, मेरे लंबे सवालों को आप सुन और समझ सकते हैं। नार्को के टेस्ट के लिए एक आदमी जो सबकॉन्शियस अवस्था में है, उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, सवालों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कितने शब्द होते हैं, और वो जो जवाब देता है वो कैसे होते हैं, और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है? सवाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को या 2 या 3 दफ़ा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीज़ें उनकी सब मैच करें। वेद जी, आपने कई सारे केस में इन्वेस्टिगेशन किया है। नार्को से पहले, अगर जहां तक मुझे याद है, देखिए श्रद्धा केस में जो आफ्ताब है उससे कई सारे सवाल किए गए हैं, उसने अपना अपराध कबूला है। नार्को टेस्ट में पुलिस को ऐसा क्या हासिल होगा जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, या जिसका साइंटिफिक या कानूनी ऐसा मामला हो कि जो अदालत में साबित हो सके? देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन को कोरोबरेट करने के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग क्वेश्चनायर जो उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसके दौरान जो बताएगा, रिवील करेगा, उनके बिना पर कोई फैक्ट्स की रिकवरी होती है। जैसे चक्कू की रिकवरी होनी है, उसके हेड को आपने कहाँ थ्रो करा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहाँ भेजा, आपने उसके मरने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, बॉम्बे कब गए, आपने इससे पहले उसकी जो प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी, आप श्रद्धा को कैसे जानते। कुछ ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चंस इनिशियली पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये अचेतन अवस्था में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस के सामने आफ्ताब ने बयान दिए उनमें से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हों, और नार्को टेस्ट में अगर उसने तब झूठ बोला, वही सवाल नार्को टेस्ट में वो सही तरीके से बता सके? हाँ, बिल्कुल, इसी की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि अदालतों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेस्ट के दौरान में किस प्रक्रिया से आप गुजरे, क्या आपने क्वेश्चंस किए, उसकी क्या रिकवरी हुई, फैक्ट्स की क्या रिकवरी हुई। अब जो क्वेश्चन है, सपोज करो आफ्ताब से पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या आलम था, तो वो यदि बताएगा नहीं है, सही है, तो डिसाइड होगा कि अचेतन अवस्था में पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया। तब आप उससे एक क्वेश्चनायर, जो एक सॉफ्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। अच्छा, इस केस आपने में ही इसको मारा, श्रद्धा को मारा, वो उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, पल्स रीड की जा रही है, हार्ट की बीट्स रीड की जाएंगी, और उसके जो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आज डिजिटल का टाइम है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद जो फर्दर लीड्स वो देगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम फिर फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। पुलिस के लिए एक रास्ता मिलता है। नार्को, आपको याद होगा तेलगी घोटाला, एक बहुत बड़ा केस था, उसमें नार्को ये आम केस में नहीं किया जाता, नॉर्मल केस में नहीं किया। मैं आता हूं सर, एक बारीकी उन्होंने बात की, ये जो हम शरीर पर इस तरह के टेस्ट में देखते हैं कि ये पल्सेस लगाए गए हैं, मीटर लगाए गए हैं, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्या, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चीट कर जाते हैं। क्या श्रद्धा केस में ऐसी संभावना है कि आफ्ताब इस टेस्ट को भी चीट कर सकता है? जिस तरह अगर उतनी इस तरह बातें बनाई हैं, पुलिस को भी मेहनत हो रही है सबूत जुटाने में, क्या संभव है कोई ऐसी मेडिकल अवस्था में नार्को टेस्ट भी चीट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है, और ये पाया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नशे की अवस्था में, अचेतन अवस्था में भी झूठ बोलने की एक क्षमता रखते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भी वो ब्लफ कर सकते हैं, भले ही वो नार्को टेस्ट के दौरान हो। तो इसीलिए इसकी एक corroborative वैल्यू है इस टेस्ट की, और इसको एक कोर्ट जो है वो भी ये नहीं मानता कि ये जो पल्सेस हम बॉडी पे लगाते हैं, दरअसल वो क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है और कैसे हम समझते हैं, अगर आम भाषा में समझना चाहें कि वो करते क्या हैं? देखिए, ये पाया गया है मेडिकल साइंस में कि जब भी कोई इंसान जो है झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो उसके जो वाइटल्स होते हैं, जैसे उसका पल्स रेट है जो कि ये मॉनिटर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, 86 करके जो आ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ में ब्लड प्रेशर्स जो है पेशेंट के, वो राइज करने लगते हैं जब कोई पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश करता है। उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो छाती का जो ये थ्रस्ट आ रहा है जब वो सांस लेता है मरीज, ये बढ़ जाता है। पसीने आने लगते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जब वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं।
तो ये बिल्कुल आपने सही बात रखी कि और ऐसा कोई... आदर्श मिश्रा हमारे साथ इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं। देखिए, अब ये एक पूरा बड़ा पैनल है। हम आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नार्को टेस्ट से हासिल क्या होगा और कितना महत्वपूर्ण है। आदर्श, एक सवाल आपसे ये कि फॉरेंसिक के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है नार्कोटिक्स टेस्ट को कंडक्ट करना, किन किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं और कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल जो है वो कहां तक किया जा सकता है? देखिए, कई बार जो जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सब कॉन्शियस स्टेज में हैं, लेकिन जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये लोग क्या होता है, पहले से गूगल पे सर्च करके रखते हैं कि कितनी देर में होगा, या कई बार क्या होता है कि उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है किसी भी ड्रग को हाँ, मतलब ब्लफ किया जा सकता है, नार्को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन देखो, जो पहली बार जिसके साथ हो रहा है तो इतना चांसेस नहीं है कि वो कर पाएगा, बट देखो पॉसिबिलिटी उस चीज की बिल्कुल है। और अगर ऐसे केस होते हैं डॉक्टर पुनीत, तब मनोचिकित्सक का काम आता है कि अगर कोई पेशेंट ब्लफ कर रहा है नार्को टेस्ट, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उस अवस्था में भी सही सवाल पूछ के सही जवाब निकलवाया जा सके? वही जो क्वेश्चन एक दफा हमने जो पूछा है उसी को घुमा फिरा करके 3-4 दफा पूछना पड़ता है, तो उससे उसका सही आंसर निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, जो ये मॉनिटर पर देख रहे हैं या इनका जो ईईजी कर रहे हैं या ईसीजी कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्दे रखते हुए हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या अभी भी हमारे को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आदर्श में बताए, कितने लोग होते हैं नार्को टेस्ट जब होता है जो सवाल पूछते हैं? सवाल में जो पेस होता है वो कितना होता है, टोन कितने होते हैं, शब्द कितने होते हैं? देखो, जनरली तो ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है जिसका कर रहे हैं उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन में भी लेटा हुआ है। तो जनरली यस और नो या उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपने हथियार कहाँ रखा है, या जिससे छोटे छोटे आंसर्स मिल सके। क्या उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो भी शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पैनल हमारे पास है। वेदभूषण जी, अगर आफताब ऐसे जब बेड पर लेटा होगा, पहले वो कौन से सेट के सवाल होंगे इस केस को देखते हुए जो आपको लगता है जो पुलिस पूछने की कोशिश करोगे? जैसा आदर्श ने बताया कि जवाब चूंकि हाँ और ना में निकालना है, तो वो कौन से सवाल होंगे जिन पर पुलिस फोकस कर सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी टेक्निक्स है, उसका विजडम है कि किस तरह का क्वेश्चनर वो तैयार करते हैं। पहले लीडिंग क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं, उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाता है कि लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो अपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो उसमें कम ज्यादा या अकॉर्डिंगली भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आफताब, तुमने ही मारा था, तुमने ही इसको मारा था, श्रद्धा को मारा था, बताइए आपने क्यों मारा? तो एकदम से उसको एकदम से कोई रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन पुलिस को चाहिए, वो रिकॉर्डिंग। क्या इन सवालों में उस समय एग्रेशन होता है? जब पुलिस हो, फॉरेंसिक के लोग हो या डॉक्टर सवाल पूछे, क्या उसमें एग्रेशन होता है? बिल्कुल एग्रेशन होता है, बार बार पूछा जाता है, आप बताइए, दोबारा उसको बॉडी को हिला के आप बताइए आपने क्यों मारा उसको। आपने मैं तेलगी घोटाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेलगी घोटाले में उसने शरद पवार जैसे पॉलिटिशियन का नाम लिया कि वो भी उसमें इन्वॉल्व था, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का नाम लिया। तो ये तमाम चीजें बार बार आपने देखा उस वीडियो को, उसमें बार बार उसको बॉडी बताइए आप शरद पवार का नाम क्यों ले रहे हैं, आप डिप्टी सीएम का नाम क्यों ले, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सवाल छिपा हुआ था, उसका रिप्लाई दे रहा है। इसी तरह जब आफताब से हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे उससे तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चनर हम बना के ले जा रहे हैं वही काम आए, हो सकता है वो पहले इन चीजों का जवाब देते हो, क्वेश्चन का मायना कोई रद्द नहीं जाता। ये आईओ के विजडम और उसका जो रेस्पॉन्स है, किस तरह से आईओ इंटेलिजेंटली अपने सवालों को कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप सब लोग तो हमारे सहायक है, हमारी मदद के लिए हैं कि इसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कहीं इसकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होगी, वो तमाम हमारी मदद के लिए है। बेसिकली इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ आईओ ओनली। डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने एक बात कही कि मेडिकल कंडीशन बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अदालत भी देख रही है उसके सामने और कई बार आपको उसकी जान माल की जिम्मेदारी वो पुलिस की है। क्या मेडिकल अवस्था बिगड़ने की स्थिति भी होती है नार्को में, और अगर वो होती है वो कौन सा स्टेट होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि पेशेंट की उस समय जो स्थिति है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, तो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सारी तैयारियां रखी जाती हैं, उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। उस समय पे अगर कोई दिक्कत आती है, ये जो मॉनिटरिंग्स चल रही हैं, ये सारे वाइटल पैरामीटर्स जो शरीर के हैं, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट्स हो गए पेशेंट के, उन सब की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जाती है, जिससे कि
एनेस्थेटिक एजेंट की ओवरडोज होने पर बाई चांस, वैसे तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट, और एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमेशा बने रहते हैं, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक वेंटिलेशन सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ भी दर्शाया हुआ है, ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है कि पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं बीपी वगैरह उसका क्रैश करता है तो उसको तुरंत जो है रेजिस्टेट किया जा सके और वापस लाया जा सके। को रोक दिया जाता है जी। यदि उसकी लाइफ खतरे में आ रही है तो डॉक्टर्स तुरंत बताएंगे कि तुरंत इसको तमाम चीजों को हटाओ, इसको नॉर्मल होने दो, दोबारा वी विल स्टार्ट, क्योंकि ये पुलिस को 5 दिन का टाइम दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि बाय द वे आज आफ्ताब पर हमारा टेस्ट कामयाब ना हो पाए, ये बॉडी इसकी रजिस्ट ना कर पाए, ना ले पाए इन तमाम चीजों को। ऐसी संभावना कम होती है कि पुलिस कहे कि हमें सवाल पूछने हैं, क्या डॉक्टर परमिशन फिर भी देंगे कि अगर अवस्था खराब है तो भी आप सवाल पूछते रहे? नहीं, ऐसे में बिल्कुल प्रोसीजर को रोक दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है वो एटमोस्ट है। अगर वो प्रूव भी हो जाता है कि वो जो है क्रिमिनल है या उसने क्राइम कंडक्ट किया है, उसके बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ ये परमिशन नहीं देता कि आप उसके साथ जो है तो अगली प्रक्रिया, मान लीजिए अगर रुक गया हमें दोबारा करना है, वो अगली कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से एक बार पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करके और दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है। क्या उसके लिए उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है डॉक्टर पुनीत? क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्थिति खराब हो जाती है, बीच में रोकना पड़ता है टेस्ट, तो क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी दोबारा की जाती है कि एक बार फिर से समझे कि वो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेंट तो दे चुका है? वो उसका फिर से साइकोलॉजिकल, सारा मेंटल, सारा फिजिकल चेकअप होता है। जब वो सारे पैरामीटर्स ओके होते हैं तभी हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जो पैरामीटर्स ओके नहीं है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज नॉट रेडी, सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। जब तक जो एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं उनका अफेक्ट, जैसे हमने आज इसका टेस्ट किया, आफ्ताब का आज टेस्ट हुआ, जो भी एनेस्थीसिया में हमने ड्रग दिए और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई या फिर हमें रिसक्सीडेट करना पड़ा पेशेंट को, तो जब तक वो ड्रग्स का अफेक्ट वॉश नहीं हो जाता है बॉडी से, तब तक हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम फिर से प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन उसका करेंगे कि हम वो ड्रग्स देने के लिए दोबारा से तैयार है, पेशेंट लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। उसके बाद ही हम परमिशन देंगे कि हम फिर उसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में वो कौन सी अवस्था होती है जब आप ये गो अहेड देते हैं कि अब वो दोबारा जो है टेस्ट करने के लिए तैयार है? डॉक्टर साहब, वो वही जैसे डॉक्टर अनुज ने बताया कि एक बार दोबारा से रीअसेस किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन फिट है कि नहीं है दोबारा से नार्को एजेंट्स लेने के लिए, और अगर उस चेकअप में वो क्लियर होता है तो फिर उसको दोबारा हम लोग नार्को टेस्ट के लिए ले सकते हैं। तो दरअसल हमने एक आसान प्रक्रिया के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कानूनी रूप से वो कितना जरूरी है, पूरी जांच में वो कितना महत्वपूर्ण है, किस जांच को कैसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उन बारीकियों पर भी कि आखिर इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान जो आरोपी है उससे क्या क्या से गुजरना होता है और उसके बाद कैसे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए जांच को सही दिशा मिल सके। तो फिलहाल बस इतना ही हम दिखा रहे हैं तमाम सारी रिपोर्ट्स, और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए आज तक के। जिन्होंने आपको नार्को टेस्ट की पूरी प्रक्रिया जो है वो दिखाई, समझाई, कुछ इसी तरीके से आफ्ताब का भी नार्को टेस्ट किया जाएगा, उस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। समय समय पर आपको सुनाई देते शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, रात 10 बजे सिर्फ आज तक पर। देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कारोबारी साल 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर काफी हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं।
इस दौरान ब्याज दरों में 2% का उछाल आने के बावजूद घरों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल सितंबर छमाही में 1.73 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री हुई है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 87,000 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले करीब 100% ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये तुलना घरों की संख्या की जगह घरों की कीमत से की जाती है तो ये बढ़ोतरी और भी जोरदार नजर आती है। इस साल अप्रैल सितंबर छमाही में बिकने वाले घरों की कुल वैल्यू 1.56 लाख करोड़ रही है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 71,000 करोड़ के मुकाबले 119% ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से हाल के दिनों में लोन की डिमांड बढ़ी है, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि हाउसिंग मार्केट अब लोगों को लुभाने में कामयाब हो रहा है। अगर कुल सेल्स वैल्यू में अलग अलग शहरों और इलाकों की हिस्सेदारी पर नजर डालें तो फिर इस लिस्ट में टॉपर हैं मुंबई, जहां पर अप्रैल सितंबर छमाही में करीब 75,000 करोड़ कीमत के फ्लैट्स की बिक्री हुई। इसके बाद एनसीआर में करीब 24,000 करोड़ और बेंगलुरु में करीब 17,500 करोड़ कीमत के फ्लैट्स बिके। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह अब कोरोना के बाद बड़े घरों की डिमांड में हुए इजाफे को माना जा रहा है। मुंबई की ज्यादा हिस्सेदारी की बड़ी वजह वहां पर मिलने वाले महंगे घर हैं। हालांकि अगर ग्रोथ की बात की जाए तो फिर मुंबई से आगे इस मामले में एनसीआर है, जहां पर पिछले साल के करीब 9,000 करोड़ के मुकाबले इस साल की पहली छमाही में 24,000 करोड़ के घर बिके हैं, जो 175% का इजाफा है। हैदराबाद में हाउसिंग सेल्स वैल्यू 130% बढ़कर 7,000 करोड़ के मुकाबले 16,000 करोड़ पर पहुंच गई है। अब जिस तरह से अक्टूबर में त्योहारों के दम पर बिक्री ने जबरदस्त छलांग लगाई है, उसके आधार पर ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022-23 की दूसरी छमाही कैसा प्रदर्शन करने वाली है। आदित्य केराना, आज तक। अक्टूबर 2 साल में ऐसा पहला महीना रहा है जब भारत के एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। भारत जिन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, उनको किए जाने वाले एक्सपोर्ट में गिरावट आने की वजह से ऐसा हुआ है। भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन को होता है, जिनको किया जाने वाला निर्यात पिछले महीने घटा है। इनके अलावा भी टॉप 10 में शामिल सभी देशों में से 7 देशों को अक्टूबर में निर्यात घटा है। कॉमर्स मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सामान खरीदने वाले टॉप 10 देशों की भारतीय निर्यात में करीब 47% हिस्सेदारी है। इनमें से अक्टूबर में केवल नीदरलैंड को 21.1%, सिंगापुर को 24.8% और ब्राजील को 57.7% निर्यात बढ़ा है। लेकिन असली मुश्किल टॉप 10 के 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की वजह से हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को अक्टूबर में एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान की कीमत करीब 25% घटकर 5.38 अरब डॉलर रही है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस साल की शुरुआत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बावजूद अक्टूबर में एक्सपोर्ट 18% घटकर 1.98 अरब डॉलर रहा है। वहीं चीन में आर्थिक सुस्ती की वजह से निर्यात 47.5% घटकर महज 94.7 करोड़ डॉलर रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश को निर्यात 52.5%, ब्रिटेन को 22%, सऊदी अरब को 20.4% और हांगकांग को 23.6% घट गया है। लेकिन निर्यात कम होने की ये मुश्किल अचानक अक्टूबर में ही नहीं हुई है।
टॉप 10 के 3 देशों को किए जाने वाले निर्यात के अप्रैल-अक्टूबर के आंकड़ों से भी हालात कमजोर नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चीन को निर्यात 37.3%, बांग्लादेश को निर्यात 8.1% और हांगकांग को निर्यात 14.6% घट गया है। हालांकि 2022-23 के पहले 7 महीनों में देश का कुल एक्सपोर्ट 12.6% बढ़कर 263.34 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एक्सपोर्ट में कमी की वजह पश्चिमी देशों में मंदी की आशंका को माना जा रहा है। इसके असर से वहां पर डिमांड घट गई है, जिसके चलते भारत से वहां पर कम आयात किया जा रहा है। इसके साथ ही त्योहारों की वजह से लंबी छुट्टियों को भी अक्टूबर में उत्पादन घटने की वजह माना जा रहा है। इस दौरान इंजीनियरिंग से जुड़े सामान, रत्न और आभूषण, केमिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में कमी से कुल निर्यात में गिरावट आई है। आज तक ब्यूरो।